फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एजुकेटर। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम का सेकंड पार्ट शुरू कर रहा हूँ। इससे के पहले वीडियो में मैं आप लोग को यूनिवर्स के फॉर्मेशन और स्टार के फॉर्मेशन के बारे में बता चुका हूँ। तो अभी हम लोग देखेंगे कि अपना सोलर सिस्टम कैसे बना, उसके बाद सन के बारे में जानेंगे कि सन का प्रॉपर्टी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सोलर सिस्टम के ओरिजिन से। इसके ओरिजिन पे बहुत सारी थ्योरी दी गई हैं। जो इसकी ओरिजिन में पहला थ्योरी दिए थे, जो फर्स्ट अटैम्प्ट लिए थे, उनका नाम है क्या, इमैनुअल स्वीडेनबर्ग इन 1734 यानी 1734 ईस्वी में इन्होंने दिया था। इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो कंप्लीट नहीं था, और इसके कुछ समय बाद एक और पर्सन आए, जर्मन के फिलोसफर थे, जिनका नाम था क्या, इमैनुअल कांट। ये 1755 इसमें थ्योरी का, इस थ्योरी का नाम रखे थे गैसियस हाइपोथेसिस। इन्होंने माना, यानी इमैनुअल कांट मान रहे थे क्या, कि हमारे यूनिवर्स में एक पार्टिकल है जिसको कहा गया प्रिमार्डियल पार्टिकल। ये पार्टिकल यूनिवर्स में स्कैटर्ड है, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि कहाँ से आए थे। अब ये स्कैटर्ड थे, इसमें से इन्होंने ये माना कि कुछ भारी भी थे, कुछ हल्के भी थे। जो भारी थे वो हल्के को अट्रैक्ट किए, जब वो अट्रैक्ट किए तो इनसे टकराए, टकराने के साथ इनमें मोशन आया, थोड़ा हीट आया, यानी इनका टेम्परेचर बढ़ा। अब ये कोलिजन का प्रक्रिया लगातार चलते रहा, यानी टकराते गए, मोशन आता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया। फिर क्या हुआ, अब इनके इस मोशन की वजह से इनको मिला एक रोटेटरी मोशन। किस, इस पार्टिकल को। अब क्या हुआ था, इनके पास टेम्परेचर भी आ चुका था, अब रोटेटरी मोशन भी आ गया था। अब ये जो पार्टिकल के क्लाउड थे बहुत तेज़ी से रोटेट करने लगे, और इनका टेम्परेचर भी बढ़ने लगा, एक हॉट नेबुला बना लिए। अब वो जो पार्टिकल थे, सॉलिड पार्टिकल, जिसको प्रिमार्डियल पार्टिकल, वो कन्वर्ट हो गए गैसियस में, गैसियस पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए। अब चूँकि उनका टेम्परेचर भी बढ़ चुका था, वो क्या बहुत तेज़ी से रोटेट भी कर रहे थे, तो वो जो नेबुला था अब वो क्या एक्सपेंड करना शुरू हुआ। अब कैंट कहते हैं क्या, जब हीट बढ़ा तो नेबुला का साइज बढ़ा। अब जब नेबुला का साइज बढ़ा तो उनका रोटेटरी स्पीड भी बढ़ने लगा। जब रोटेटरी स्पीड बढ़ा तो उनका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बढ़ने के कारण उस नेबुला से, जो प्रिमार्डियल पार्टिकल से बना, उस नेबुला से एक इरेगुलर रिंग सेपरेट हुआ। और ये प्रोसेस जो था कॉन्सेंट्रिक रिंग के सेपरेशन का, ये कंटिन्यू बनते रहा, और बीच में कुछ जो पार्टिकल बच गए वो रिमेन हो गए क्या, एज ए सन के रूप में, वो सन के रूप में कन्वर्ट हो गए। अब ये जो रिंग सेपरेट हुआ नेबुला से, उसके जो पार्टिकल थे एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होने लगे। अब कंसंट्रेट होके एक छोटे से प्लैनेट में कन्वर्ट हो गए। अब ये जो प्रोसेस था लगातार चलते रहा, और वो जो रिंग सेपरेट हुआ, जिससे प्लैनेट बना, उससे एक और रिंग निकला, और वो रिंग के जो पार्टिकल थे फिर से एक पॉइंट पे कंसंट्रेट किया और एक प्लैनेट के रूप में कन्वर्ट हुए, और जो वो कंसर्न्ड प्लैनेट के सैटेलाइट बने। तो ये तो दिए थे क्या, इमैनुअल कांट ने, लेकिन इनकी ये जो थ्योरी थी ये बेसलेस थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो माना था कि ये यूनिवर्स में पहले से एक प्रीमार्डियल पार्टिकल थे, तो ये कहाँ से आए थे ये इन्होंने नहीं बताया। इस वजह से इनका थ्योरी ये रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी बात, इन्होंने एंगुलर मोमेंटम के अगेंस्ट लॉ दे दिया था। इन्होंने कहा कि जब नेबुला का साइज बढ़ रहा था तो उसका जो रोटेटरी स्पीड है वो भी साथ साथ बढ़ रहा था, जो लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अगेंस्ट था। इस वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। अब आगे देखते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस क्या था? अब ये नेबुलर था, इसको दिए थे कौन, लैप्लास ने। कब दिए थे? 1796 ने, 1796। ये पर्सन भी जो थे ना, कैंट के थ्योरी को पढ़ चुके थे, तो ये इन्होंने सोचा कि उन्होंने क्या प्रीमार्डियल पार्टिकल लाया, उसके बाद क्लाउड बनाया, तो इन्होंने सोचा कि चलो हम बनाए क्लाउड ही ले लेते हैं।
तो ये क्या किया, बना बनाया क्लाउड को कंसीडर कर लिए कि वो बहुत ही गर्म था जो तेज़ी से रोटेट कर रहा था। अब जब वो रोटेट कर रहे थे तो वो बहुत तेज़ी से जब वो रोटेट कर रहे थे तो वो रेडिएट भी कर रहे थे, रेडिएशन। अब उस रेडिएशन की वजह से उनका जो टेम्परेचर था घटना शुरू हुआ। जब वो टेम्परेचर घट रहे थे तो उसका जब नेबुला का जो आउटर लेयर था, जो आउटर सरफेस था, वो ठंडा होने लगा। अब जब कोई बहुत तेज़ी से रोटेट कर रहा है और ठंडा हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट होते होते वो क्या हुआ, उससे 9 रिंग सेपरेट हुए, उसके इक्वेटर से 9 रिंग सेपरेट हुए। अब वही 9 रिंग आगे चल के 9 प्लैनेट में कन्वर्ट हो गए। लेकिन का ये भी तो एक बना बनाया नेबुला लाए थे, लेकिन कहाँ से आया, कैसे आया, ये भी नहीं दिए थे। उसके बाद एक और थ्योरी यहाँ पे कुछ फिगर दिखाया गया है जिसमें एक है नेबुला है, उसके बाद ये एक कन्वर्ट हुआ है, एक रोटेटिंग बहुत तेज़ी से जो रोटेट कर रहा है, फिर इसके 9 रिंग हुए, फिर ये और दूर होते गए और 9 प्लैनेट बना लिए। ये नेबुलर लैप्लास थ्योरी था जो लैप्लास साहब ने कंसीडर करके बनाया था। नेक्स्ट आता है क्या, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। इसको दिए थे चैम्बरलिन ने। ये क्या मान रहे थे कि हमारे पास बना बनाया सन था और एक स्टार था, यानी सन और स्टार ये मान लिए। अब जो स्टार था जो काफ़ी बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा इसका ग्रेविटेशन था, किसके रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में। और सन से जो एनर्जी और गैस निकल रही थी, जब वो स्टार के ग्रेविटेशन में आया यानी गैस से, तो वो उसकी ओर अट्रैक्ट हुआ। लेकिन जब उसकी ओर जाता, स्टार आगे कहीं और निकल चुका था, अपने ऑर्बिट से कहीं दूर जा चुका था, जिस वजह से वो गैस उस सन के अराउंड ही रिवॉल्व करने लगा। अब वो जो गैस रिवॉल्व करने लगा, अब वही गैस आगे चल के 9 प्लैनेट में कन्वर्ट हुए और बना दिए अपना सोलर सिस्टम। लेकिन ये भी थ्योरी बेसलेस थी। अब पता नहीं ये तारा कहाँ से आया, फिर तारा कहाँ गया। नेक्स्ट आता है टाइडल हाइपोथेसिस। इसमें भी वही काम किया गया था कि एक सन लिए, उसके बाद क्या लिए, एक तारा लिए जिसको कहा गया कंपेनियन स्टार कहा गया। इसमें भी साइज और ग्रेविटेशन जो था स्टार का काफ़ी ज़्यादा था सन के, लेकिन उसमें तो गैस था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, सन का ऊपरी मटेरियल ही बाहर आ गया, यानी जब स्टार का ग्रेविटेशन उसके नज़दीक आया यानी उस पर पड़ा, तो ऊपर यानी सन के ऊपरी लेयर का मटेरियल बाहर आया। अब यही मटेरियल अब तो ना वो स्टार के पास जा सका ना सन के पास जा सका, क्योंकि उससे मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने के बाद स्टार अपने ऑर्बिट से कहीं दूर चला गया। फिर से वो मटेरियल सन के अराउंड घूमने लगा, जिससे क्या हुआ, फिर से वो 9 प्लैनेट बने। लेकिन इसमें भी एक बेसलेसनेस थी कि ये स्टार गया कहाँ। अगर वो सन के मटेरियल से बना है तो भाई सन का एंगुलर मोमेंटम कम क्यों है, जुपिटर का ज़्यादा क्यों है। बहुत सारी ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे, तो ये भी थ्योरी उतनी ज़्यादा फुलफ़िल नहीं कर पाई। उसके बाद एक आता है और डबल स्टार हाइपोथेसिस। ये थ्योरी कुछ हद तक फुलफ़िल करती है, साइंटिफिक लगती है। इसको दिए थे लिटल्टन ने 1938 में। ये क्या किए थे, अब यहाँ एक सन तो था ही, उसके साथ 2 स्टार था, जिसमें एक स्टार नया था और दूसरा स्टार पुराना, यानी वो अपने लास्ट स्टेज में था। यानी कि उस स्टार का जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका था। अब जब वो हीलियम में कन्वर्ट हो चुका था तो उसका कोर पूरी तरह से एक छोटा श्रिंक हो चुका था और वो वाइट ड्रॉप में कन्वर्ट हो चुका है। जब वो वाइट ड्रॉप होने से पहले क्या होता है, जब उसका टोटल हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा, हीलियम में कन्वर्ट होने के बाद उसके आउटर में जो हाइड्रोजन गैस होगा वो क्या होता है ना, बाहर ऊपरी उसकी आउटर लेयर उस पर कोलाइड करना शुरू हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है एक ब्लास्ट, इसको कहते हैं सुपरनोवा ब्लास्ट। उस वजह से क्या होगा,
वहाँ से जो हीलियम का कोर है वो बाहर निकलेगा, जो वाइट ड्रॉप बनेगा, और जो पार्टिकल रिमेन बच गए, गैस डस्ट पार्टिकल बच गए, वो गैस डस्ट पार्टिकल क्या होगा, अब सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा। यानी अगर ये मेरा सन है तो इसके चारों पार्ट साइड ये रिवॉल्व करते रहेगा। अब यही जो पार्टिकल जो गैस है रिवॉल्व कर रहा था, यही आगे जाके 9 प्लैनेट का फॉर्म करेंगे। तो ये जो थी हमारे सारे सोलर सिस्टम बनने की प्रक्रिया, यानी इतने सारी थ्योरी दी गई थी, लेकिन ज़्यादा साइंटिफिक ये लगा, लेकिन इसमें भी था कि वो स्टार था कहाँ से आया। अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट। जो यूनिवर्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। सोलर सिस्टम क्या होता है, सन एंड इट्स 9 प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट फॉर्म सोलर सिस्टम। अपना जो सोलर सिस्टम अभी हम लोग जो पढ़ हैं, ये करीब 4.5 बिलियन साल पहले बना था। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। और बिग बैंग की घटना करीब 14 बिलियन साल पहले हुई थी। अपनी नियरेस्ट गैलेक्सी यानी मिल्की वे की जो नज़दीकी गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। और हमारे सन का जो नियरेस्ट स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे। सन के प्रॉपर्टी के बारे में, सन अब क्योंकि अब हम लोग का तो सोलर सिस्टम तो बन चुका है, तो सन के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जो सन का रेडियस है करीब 6,96,000 किलोमीटर है, इतना बड़ा है। और इसका मास जो अपने अर्थ के मास का करीब 3,30,000 ज़्यादा है। जैसे हमारे अर्थ का लेयर से सेम उसी प्रकार हमारे सन का भी लेयर है, वो है करीब 3 लेयर्स हैं। हमारे सन का जो मेन मुख्य घटक है उसमें सबसे ज़्यादा है हाइड्रोजन 73%, हीलियम 25%, और जो रेस्ट बचा वो अदर एलिमेंट हैं। पूरे सोलर सिस्टम में जो एनर्जी का स्रोत है वो सूर्य ही है। और ये एनर्जी निकलता कैसे है, ये एनर्जी निकलता है सूर्य के कोर से, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और कुछ एनर्जी रिलीज करता है। अब जो कोर का जो टेम्परेचर है, चूँकि ये सारी प्रक्रिया उसके कोर में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके कोर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो उसके कोर का टेम्परेचर करीब 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। और हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा, और ये हीलियम हाइड्रोजन से भारी भी है। इस वजह से जो कोर होगा वो काफ़ी ज़्यादा डेंस भी होगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ कुछ आपको फिगर दिखा दिया गया है, जिसमें क्या सूर्य के यानी सन के स्ट्रक्चर यानी उसके कितने लेयर हैं, कौन सा क्या पार्ट है वो दिखाया गया है। जैसे कि इनर पार्ट, उसके बाद मिडिल पार्ट, आउटर पार्ट, उसके बाद उसके सरफेस। इसमें कहा गया कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, फोटोस्फेयर, उसके बाद क्रोमोस्फेयर है, प्रोमिनेंस है। ये सारे कुछ सन स्पॉट ये कैसे बनता है वो मैं अभी बताऊंगा। तो अब देखते हैं क्या इसके आगे का जो लेयर है, यानी अभी तो हम लोग कोर देख लिए, जो उसका आगे का लेयर है वो रेडिएटिव जोन है। रेडिएटिव जोन से क्या होता है, रेडिएशन यानी जो गैसेस जो बनते हैं वो निकलते हैं और एनर्जी भी निकलते हैं। यानी जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी के साथ कुछ कुछ ये रे भी निकलती हैं, रेडिएट भी करती हैं रे, जैसे कि एक्स रे और गामा रे। ये रे क्या होती हैं, रेडिएटिव जोन को क्रॉस करते हुए फिर से वो कन्वेक्टिव जोन को क्रॉस करके बाहर निकलती हैं। जब ये बाहर निकलती हैं एनर्जी के साथ साथ रेडिएशन भी निकलती हैं, गैस भी निकलती है, तो उसको कहते हैं सोलर फ्लेयर। क्या कहते हैं, सोलर फ्लेयर। ये देखिए यहाँ एक्सरे और गामा रे निकल रही हैं, साथ में फोटोन्स भी निकल रही हैं, पॉकेट ऑफ एनर्जी। अब ये पास करती है नेक्स्ट लेयर को, इसको कन्वेक्टिव जोन कहा गया है। जो जब ये निकलते हैं तो इसके कन्वेक्टिव जोन के सबसे ऊपरी लेयर यानी सन के सबसे ऊपरी लेयर को कहते हैं क्या, फोटोस्फेयर। और सन का जो एटमॉस्फेयर है उसको कहते हैं क्या, क्रोमोस्फेयर। अब आगे आ जाते हैं। जब पूरा का पूरा हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा हीलियम में, तो अंदर तो कुछ एनर्जी बचेगा नहीं, यानी अब कन्वर्जन बचेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ के छोटा हो जाएगा उसका कोर।
और बाहर चूँकि हाइड्रोजन गैस है तो वो क्या, उसका लेयर इस पे आके कोलाइड करना शुरू हो जाएगा। कोलाइड करके शुरू हो जाएगा तो एक सुपरनोवा होगा और विस्फोट हो जाएगा। लेकिन ये सारी घटनाएं अभी नहीं होगी, ये करीब 5 बिलियन ईयर बाद होगी, अभी बहुत टाइम है। वो जो एनर्जी निकल रही है कन्वेक्टिव सेल से, जो बाहर की ओर निकल रही है, जिसे हम लोग सोलर फ्लेयर और सोलर प्रोमिनेंस या सोलर विंड भी कहते हैं। अब देखते हैं सनस्पॉट बनता कैसे है। तो इसके बनने का प्रक्रिया भी देखेंगे। जब मान लेते हैं कि ये अपना सन है, ओके, इसके 3 लेयर बना देते हैं। ये इसका कोर हो गया, और ये इसका रेडिएटिव जोन हो गया, और ये इसका कन्वेक्टिव जोन हो गया। जब कोर में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तो इसके साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। जब ये एनर्जी बाहर रेडिएट करती है तो इसके साथ कुछ गैस भी निकलती है। और ये हमारा जो कन्वेक्टिव सेल लेयर है, ये कुछ सेल्स का बने होते हैं, और ये सेल हाइड्रोजन गैस के बने होते हैं, और इन्हीं सेल्स के जरिए ये एनर्जी और गैस बाहर निकलती है। जब ये बाहर निकलती हैं तो इनका टेम्परेचर करीब करीब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, यानी इसके सरफेस से। और ये बाहर निकलने के बाद कुछ दूर जाती हैं और वहाँ उनका टेम्परेचर कमता है और घट के करीब 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बचता है। अब ये गैस क्या होती हैं, अब एनर्जी तो वापस तो आ नहीं सकती हैं, वो दूर चली जाएंगी, वो पूरे एटमॉस्फेयर में ये पूरे प्लेनेट को मिलेगा। लेकिन गैसें जब वापस आती हैं तो इनका टेम्परेचर चूँकि घटा हुआ रहता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ का टेम्परेचर 6000 है, यहाँ का टेम्परेचर 6000 है, और ये कम टेम्परेचर वाला आ रहा है। तो दूर से देखने से यहाँ का जो टेम्परेचर है इनके रिस्पेक्ट में कम है, तो देखने से कैसा लगेगा, काला काला लगेगा। तो इसी घटना को कहते हैं सन स्पॉट। अब ये सन स्पॉट की जो घटना है सबसे ज़्यादा एक सन के इक्वेटर के पास आता है। ये अगर ये सन है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेगा, अगर ये सन का इक्वेटर है। और ये सन स्पॉट ये 45 डिग्री नॉर्थ की ओर बढ़ता है, 45 डिग्री नॉर्थ। अब यहाँ पे सन स्पॉट सबसे बड़ा बनता है और यहाँ पे कम। ये डिपेंड करता है सन से निकलती हुई एनर्जी और गैसेस से। अगर सन के अंदर यानी यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी बनेगी तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो ज़्यादा गैस निकलेगा, ज़्यादा गैस वापस आएगा और सन स्पॉट ज़्यादा बड़ा बनेगा। और अब जब ज़्यादा एनर्जी निकलेगा तो उस घटना को कहते हैं कि सोलर मैक्सिमा, यानी इस समय यानी इस सन स्पॉट के एक सन स्पॉट यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको करीब 5.5 ईयर लगता है, 5.5 ईयर लगता है। और फिर से वापस आने में यानी यहाँ से यहाँ तक आने में उसको फिर से 5.5 लगता है, यानी टोटल 11 साल। यानी एक सन स्पॉट साइकिल को बनाने में करीब करीब 11 साल लगता है। और इस साइकिल के दौरान एक सोलर मैक्सिमा बनता है और एक सोलर मिनिमा। यानी जब सोलर मैक्सिमा बनेगा तो उस समय सन से ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, और जब सोलर मिनिमा बनेगा तो उस समय सन से कम एनर्जी निकलेगी। और यहाँ पे जब सोलर मैक्सिमा बनेगा, यानी यहाँ पे अगर बन रहा है सोलर मैक्सिमा, तो वहाँ पे सन स्पॉट बड़ा दिखेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा गैस रिटर्न हो रहा है। और जब सोलर मिनिमा बनेगा तो वहाँ पे सन से जो गैस निकली वो कम निकलेगी और वो सन स्पॉट छोटा होगा। तो ये था। अब जो सन स्पॉट साइकिल है उसमें कुल 120 सोलर एक्टिविटी होती है, यानी एक एक्टिविटी एक सन स्पॉट इक्वल टू 1 सोलर एक्टिविटी। यहाँ लिखा भी होगा, यहाँ 1 सन स्पॉट इक्वल टू 1 सोलर एक्टिविटी, यानी एक सन स्पॉट साइकिल में टोटल 120 सोलर एक्टिविटी होती हैं। अब नेक्स्ट टर्म आता है कोरोना।
कोरोना ये जनरली दिखता है आपको टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब अपना सूर्य कंप्लीटली ढक जाता है तो साइड साइड से जो प्रकाश दिखते रहता है एक डायमंड रिंग के शेप का, और उससे जो प्रकाश निकलता है जिसे कहा जाता है क्या, कोरोना। ये जनरली होता है क्या, टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।